कवर किए थे, मुझे लगता है मैंने 16, 17, 18 ले लिया और 19 से 34 तक होमवर्क दिया था। ओके, अभी जिसने जिसने वर्कशीट 1 सॉल्व किया पूरा, उसको डाउट है क्या? जिसने सॉल्व नहीं किया उनके लिए फिर से बता रहा हूँ, आपको मंडे तक फिर से टाइम है। ये लास्ट लेक्चर है, आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ। अगर मैं मंडे से लिस्ट बनाऊंगा, जिसने जिसने होमवर्क किया उसी को अलाउ करूंगा क्लास सुनने के लिए। ये पहला अनाउंसमेंट। और दूसरा अनाउंसमेंट, जिन्होंने फीस पे नहीं किया बेटा भर दो जल्दी, बहुत महीने हो गए अभी शुरू हुआ है। और फीस पे करेंगे तो तभी अलाउ करूंगा, नहीं तो अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, वो आपके लिए ही अच्छा है इसीलिए। तो 19 से लेकर 34 तक कल का होमवर्क था, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पूछो, किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा, कोई डाउट नहीं है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो सब कुछ समझ में आ गया, सॉल्व किया सब कुछ और सब कुछ समझ में आया। दूसरा हो सकता है कि कुछ भी सॉल्व करके देखा ही नहीं, इसीलिए कोई डाउट ही नहीं है। तो जिन्होंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया उसको भी डाउट नहीं आएगा, और जिन्होंने सब कुछ सॉल्व किया और उसको समझ में आया उसको भी कोई डाउट नहीं आएगा। मतलब ये दो ही केस है हमारे अंदर। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देन आई विल प्रोसीड टू डायरेक्टली वर्कशीट 2 का जो थियरी है मैं स्टार्ट कर दूंगा। और एक चीज बोलना था, बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क लिखते वक्त खाली अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्यों टाइम पास कर रहे हैं बोल रहा हूँ, आपको डायरेक्टली पीछे आंसर जो दिए हैं वो डायरेक्ट नोटबुक के लिख के, मैंने आंसर भेजने को नहीं बोला। मैंने बोला कि वो आंसर कैसे आए वो स्टेप्स भी लिखने हैं नोटबुक में। तो जिसने होमवर्क भेजा है उनको भी ये वार्निंग है, आपको भी फिर से स्टेप्स लिख के भेजने हैं। खाली डायरेक्टली ऑप्शन जो करेक्ट है वो वाला लिख के मत भेजो। हाँ ठीक है, जो ऐसे कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं कि जिसमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ओके, कि उसमें स्टेप्स नहीं आएंगे तो वो वाले मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में स्टेप्स लिखना जरूरी है और आपने डायरेक्ट आंसर लिखा और वो होमवर्क भेजा, तो वो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अभी ये मैं होमवर्क आपको सिंसियरली सॉल्व करवाने को इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पिछले टेस्ट में मुझे बहुत बैड एक्सपीरियंस आया कि किसी का भी 200 के ऊपर स्कोर गया ही नहीं। स्पेशली मैथ्स में तो 60 में से 50 के ऊपर खाली एक ही स्टूडेंट था। 50 के ऊपर एक ही स्टूडेंट था। तो बाकी के स्टूडेंट को मार्क्स 50 के ऊपर गए ही नहीं, मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने होमवर्क सिंसियरली सॉल्व नहीं किया था, रैशनल नंबर का जो वर्कशीट है। तो अभी पूरा सिंसियरिटी में चेक करूंगा। सिंसियरिटी चेक करूंगा मतलब होमवर्क आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया क्या वो चेक करूंगा। और अगर सॉल्व नहीं किया है स्टेप बाय स्टेप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्लास अटेंड ही मत करो। ओके, ऑल राइट। तो बोलो ना, किसी को कोई डाउट है क्या 19 to 34? नहीं तो फिर मैं अगला थ्योरी पार्ट स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोई बोल ही नहीं रहा तो इसका मतलब कोई डाउट नहीं है। लेट अस डिस्कस सिनॉप्सिस 2। तो अगला थ्योरी पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो थ्योरी पार्ट है उसका मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन ऑलरेडी लिया है। सिनॉप्सिस 1 में हमने 4 सेट के टाइप देखे, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये 4 टाइप हमने देखे। और जो पांचवे टाइप से आगे के सारे टाइप है, सबसेट, देन उसके बाद प्रॉपर सबसेट, उसके बाद पावर सेट, कंपेरेबल सेट्स, वो देखना है।
यूनिवर्सल सेट, ये टाइप हमने ऑलरेडी देखे हैं। और इसके बाद ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स भी हमारे बचे हैं, वो हमने हेडिंग डाला था, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, जो भी टाइप हमने डिस्कस किए, हमारे जो नोट्स आपके पास दिए हैं उसमें थोड़ा इसके अलावा और डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो डिटेल डिस्कशन मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इसीलिए जो भी मैंने बताया था सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट के बारे में, वो तो करेक्ट है ही, उसके अलावा उसके प्रॉपर्टीज भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वैसे सारे सेट के टाइप तो हमने खत्म कर दिए। अभी फिलहाल जो अगला वाला पार्ट हमें लेना है, ऑपरेशंस ऑन सेट, वो मैं अभी शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पहले जो भी टाइप डिस्कस किए हैं उसका डिटेल डिस्कशन लेना है, जो हमारे नोट्स में दिया है। तो आप नोट्स भी सामने रखो, मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, और एक 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पांचवा टाइप जो है सबसेट का, उसके लिए डिस्कस करेंगे, सबसेट्स। चलो, तो इसका डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी बताया था। कैन एनीबडी टेल मी क्या मतलब है सबसेट का? If A and B are two given set and every element of set A is in set B, but element of set A is in set B and but every element of set B is not in set A, then A is subset of B. अच्छा, नोट्स में से पढ़ के बताया क्या? No sir. सच बोलो। No sir. अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे आपको 9th स्टैंडर्ड में ये था, इसलिए उसने वो 9th स्टैंडर्ड वाला डेफिनेशन बता दिया, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने बताया नहीं था, मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया था। ऐसे कि अगर एक एलिमेंट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो उस सेट को हम सबसेट बोलते हैं, ऐसे ही बोला था मैंने। और आपने जो बोला वो आपके 9th स्टैंडर्ड का डेफिनेशन बोला, वेरी गुड, करेक्ट है। तो यही नोट्स में भी दिया है। हमारे पास दो सेट है समझो, ए एंड बी, and every member of set A is also member of B. Member मतलब element. Every element of set A is also element of set B. Then A is called as subset of B. तो इसका एग्जाम्पल नीचे दिया है, देखो। सेट A के एलिमेंट्स है -1, 2 और 5, ठीक है। और सेट B के एलिमेंट्स है 3, -1, 2, 7, 5। A के जो तीन एलिमेंट्स है ये -1 to 5, ये सारे सेट B में प्रेजेंट है, -1, 2, 5 प्रेजेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, A सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पे A is subset of B, so that I discussed. Then we read like this, A subset of B means what? ठीक है। इसको अभी सिंबॉलिकली हम, सॉरी, डेफिनेशन वाइज हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो। इफ A is subset of B, A is subset of B if and only if, IFF का मतलब है if and only if, if and only if there is an element X which belongs to set A and also that element belongs to set B, ठीक है। X जो है ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर से हम सेट का एलिमेंट डिनोट करते हैं, और एक कैपिटल लेटर मतलब सेट। तो ये जो -1 एलिमेंट है, अगर वो सेट ए का एलिमेंट है तो वो सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, मतलब वो दोनों सेट में अगर है तो जो स्मॉलर सेट है वो हमेशा सबसेट कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखने वाला है कि ऐसा हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कब पॉसिबल है, अगर दोनों सेट इक्वल सेट है तभी, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट्स अगर ये सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हम ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया इफ देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है उल्टा ई, मतलब देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए which is not a member of B,
तो then A is not a subset of B and we write it like this, A is not a subset of set B. यहाँ पे A इक्वल टू वाला साइन भी रखो और इसको ऐसा कट करो, मतलब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम बोलेंगे A is not a subset, और सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे वो सबसेट है। ओके, सो दिस इज द डिस्कशन ऑन सबसेट्स। उसके बाद हमें अभी डिस्कस करना है इसके प्रॉपर्टीज वैसे हमने देखे भी है, फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है वो भी बता देता हूँ। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये आपको पता है क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स है उसमें सारे के सारे नंबर्स आएंगे नेचुरल, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सेट है। और इवन नंबर वाला जो सेट है मैं ई से डिनोट करता हूँ, इसमें हम लेंगे 2 4 6 8 10। तो ये जो यहाँ पे ई है, इट इज सबसेट ऑफ कैपिटल एन, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर्स में प्रेजेंट रहेंगे, 2 4 6 8 10। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। तो हमने ऑलरेडी देखा है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, जीरो सेट, वॉइड सेट। जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो सबका सबसेट रहता है। इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसको सिंबॉलिकली ऐसा डिनोट किया गया, फाइव इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए उसको सबका सबसेट इन जनरल बोला गया। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि अगर एक सेट दिया है उसके खुद के सारे एलिमेंट्स खुद में तो प्रेजेंट रहने ही वाले हैं। ओके, तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम सेट ए सबसेट ऑफ सेट ए ऐसा बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नोट प्रॉपर्टी नंबर 3। ये सब आपको लिखना नहीं है, आपके नोट्स में है ऑलरेडी जेरोक्स में, तो खाली ध्यान से सुनो, अच्छे से समझ लो, बस अच्छे से समझेंगे तो काफी है। आपके पास जेरोक्स है इसका, ऑफ कोर्स जिसने फीस पे किया है उनके पास ही जेरोक्स होगा, जिन्होंने फीस नहीं दिया उनको नोट्स भेजे ही नहीं। चलो, थर्ड वाला प्रॉपर्टी है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बताता हूँ। समझो ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2, सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और सेट सी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, बी के सारे एलिमेंट सी में है तो बी सबसेट ऑफ सी होगा। और ये अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ए ऐसा है, ए जो है ये बी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, तो ए और सी दोनों भी भाई भाई होंगे, ऐसा। ठीक है, तो सबसेट में भी वैसे ही आएगा, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट जरूर होगा। तो ये तीसरा वाला नोट है। एक्सप्लेनेशन समझने का जरूरत नहीं है, मतलब इन्होंने ऐसे ही बोला है कि एक्स जो है बी में है, एक्स जो है सी में है, और एक्स ऑलरेडी ए में भी था, तो ए सेट जो है वो सी में रहेगा, सी का सबसेट रहेगा। दिस एक्सप्लेनेशन यू डोंट वरी अबाउट, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। ये प्रूफ में आपको पूछा जाएगा 9th स्टैंडर्ड में, अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो छोड़ दो। ए इक्वल टू बी, मतलब दो सेट अगर इक्वल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये भी हमने देखा है कि दोनों सेट अगर इक्वल सेट है तो उसमें क्या होगा, सेम एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट आ जाएंगे, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, लाइक दिस। ऑल राइट, तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसेट में क्या देखा, नल सेट एवरी सेट का सबसेट रहता है, जो भी सेट है वो खुद का सबसेट रहता है,
और ये भाई भाई का रिलेशन याद रखो, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, तो ए और सी भी ए सी का सबसेट आ जाएगा। बाद में इक्वल सेट जो है वो एक दूसरे के सबसेट रहते हैं। ऑल राइट, यही उन्होंने नोट में भी दिया कि अगर दो सेट इक्वल है तो एक दूसरे के सबसेट रहते हैं, और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये फिर से रिपीट किया उन्होंने। नेक्स्ट, ये पांचवा टाइप हमने देखा सबसेट, तो उसके ये 4 प्रॉपर्टीज हमने देखे। बाद में सिक्स्थ टाइप हमने देखा था प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे अगर A सबसेट ऑफ B है तो B में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए, 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए जो कि A में नहीं है। तब हम बोलेंगे कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट लिखते वक्त हम नीचे वाला जो A साइन है ये हटा देते हैं, ठीक है। सो यही एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पे दिया है। अभी यहाँ पे नोट्स में एक्चुअली उन्होंने दोनों बताए, प्रॉपर सबसेट भी बोला और उसी में इम्प्रॉपर सबसेट भी बोला। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब तो आपको पता है, वो मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया है। फिर से एक एग्जांपल लेके बता ही देता हूँ। समझो ये दोनों सेट है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ये तो क्लियर है। लेकिन बी सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये हुआ। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि मेरे पास सेट ए है, सेट बी है, दोनों में सबसेट का रिलेशन तो है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इस केस में बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अच्छा ये छोड़ दो, पहले तो जो ये जो सुपर सेट है हमारा, सुपर सेट आपको पता है, तो सुपर सेट में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो फिर इसको हम सेट ए को इम्प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स में उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, पढ़ के बताता हूँ अभी। लेट ए बी सबसेट ऑफ बी, तो ये बताया मैंने कि ए बी का सबसेट है। एग्जाम्पल देखो, ए बी का सबसेट है। वी से दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऐसा कब बोलेंगे? इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। नॉट इक्वल टू बी मतलब दोनों इक्वल नहीं रहने चाहिए। इक्वल नहीं रहने चाहिए मतलब क्या? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। बी में कम से कम एक तो एलिमेंट एक्स्ट्रा रहना चाहिए ए के अलावा, ओके। A subset which is not proper, it is called improper subset। और improper subset के केस में क्या होने वाला है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये दोनों सेट इक्वल रहने वाले हैं, तो तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों improper सबसेट है एक दूसरे के, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। प्रॉपर सबसेट के केस में सुपर सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा, और इम्प्रॉपर सबसेट के केस में एक्स्ट्रा एलिमेंट किसी में भी नहीं रहेगा, दोनों में इक्वल एलिमेंट्स रहेंगे और सेम एलिमेंट्स रहेंगे, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो इसीलिए इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हर एक सेट खुद के साथ तो इक्वल रहता ही है। मतलब सेट ए इक्वल टू सेट ए, तो ये खुद के साथ इक्वल तो है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए। तो ये जो सबसेट है ये एक्चुअली इम्प्रॉपर सबसेट है। क्यों इम्प्रॉपर सबसेट है? आपको अभी भी बोला मैंने कि प्रॉपर सबसेट तभी बोल सकते हैं जब एक्स्ट्रा सुपर सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा तब। ऐसे जैसे यहाँ पे बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, दोनों इक्वल है, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट बोले जाएंगे, ठीक है। इफ अ सेट ए इज नॉन एम्प्टी देन नल सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हाँ, तो नल सेट जो है
वो हमने इतना तो बोला था पिछले नोट में कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और यहाँ अगर मैंने एक ए लिया विच इज नॉन एम्प्टी सेट, मतलब नल सेट नहीं होगा ये, तो उसके केस में हम नॉन एम्प्टी केस के केस में हम लिखेंगे फाई। फाई मतलब नल सेट इज प्रॉपर सबसेट। यहाँ प्रॉपर सबसेट क्यों लिख पाए? क्योंकि आपको पता है कि ये नॉन एम्प्टी है ए सेट, तो इसका मतलब इस सेट में ए सुपर सेट जो है इसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो रहने ही वाला है। ऑल राइट, so therefore we can say phi is proper subset of set A। सेट ए कैसा रहना चाहिए? नॉन एम्प्टी। अगर सेट ए भी एम्प्टी है तो वो क्या हो जाएगा? ए भी फाई हो जाएगा फिर, और फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, मैं ज्यादा बातें कर रहा हूँ लेकिन कोई हाँ नहीं कुछ नहीं बोल रहा है। सबको समझ में आया क्या जितना डिस्कस किया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Understood, sir. ओके Understood, sir. ओके ओके। ये तो मुझे लग रहा है मैं खुद ही पागल जैसा बड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल तो अभी बताए हैं। सेट ए 1 2 3 प्रॉपर, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अभी हमें लिस्ट बनाते आना चाहिए सारे सबसेट का, तो वो लिस्ट बनाना मैंने आपको सिखाया है पावर सेट के केस में। लेकिन अभी यहाँ पे हमें सारे सबसेट का लिस्ट नहीं बनाना है। देखो पावर सेट में जो हमने देखा था वो एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। पावर सेट में हम क्या करते थे? लिस्ट बनाते वक्त सारे सबसेट्स का लिस्ट बनाते वक्त उसमें फाइव भी लेते थे और वो सेट जो है खुद वो भी लेते थे। ओके, लेकिन जब आपको प्रॉपर सबसेट का लिस्ट बताया गया, प्रॉपर सबसेट का लिस्ट अगर पूछा गया, ये खाली सबसेट का लिस्ट था, दिस वाज द लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट। लेकिन प्रॉपर सबसेट का जब लिस्ट बनाएंगे तब इसमें सारे सबसेट तो आएंगे इस सेट के, तो इसमें फाइव आएगा, ए सिंगल एलिमेंट आएंगे, दो दो एलिमेंट आएंगे। इसमें टोटल तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट वाला हमने जो खुद सेट है वो नहीं लिखा। कौन बोलेगा हमने क्यों नहीं लिखा? प्रॉपर सबसेट में हमने सारे के सारे सबसेट तो लिखे, लेकिन इसमें सेद खुद इन करली ब्रैकेट 1 2 3 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? The set is not a proper set of itself. वेरी गुड, क्योंकि वो अभी अभी हमने पढ़ा भी है कि एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद का वो हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट रहता है। और आप देख ही पा रहे कि एक्चुअली क्या है प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि ये सारे जो है इसमें इसमें जो एलिमेंट है वो कम रहने चाहिए गिवन सेट से, और गिवन सेट में एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए। ए सेट ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए ना, तो इसीलिए ये सारे आएंगे। लेकिन 1 2 3 लिया तो वो सेट खुद आएगा, और खुद एलिमेंट जो सेट है वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट रहता है, प्रॉपर सबसेट नहीं रहता। तो ये याद रखना है। जब मैं आपको यहाँ पे सवाल पूछूंगा कि मेक द लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो उसमें आपको ये सारे लेने पड़ेंगे और इसके अलावा सेट जो खुद सेट है वो भी लेना पड़ेगा। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट बोलूंगा तो सेट जो है खुद उसको नहीं लेना है, ये याद रखो। इसके ऊपर डायरेक्ट JEE में भी क्वेश्चन आए हैं 11th स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट, सेट ए हैज 1 2 3 4 5 एलिमेंट, सेट बी हैज 2 3 4। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट है। कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए, एक से ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट, natural numbers are proper subset of whole numbers, whole numbers are proper subset of integers, integers are proper subset of rational numbers, rational numbers are proper subset of real numbers।
क्योंकि ये डायग्राम आपको मैंने बताया था, तो हमेशा आप देख पा रहे कि होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये इंटीजर में निगेटिव वाले एक्स्ट्रा रहते हैं, रैशनल में फ्रैक्शन वाले एक्स्ट्रा रहते हैं पी बाई क्यू वाले, और रियल नंबर में इरेशनल वाले एक्स्ट्रा रहेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा है इसीलिए पिछले वाला जो है इसमें कम एलिमेंट है और इसीलिए वो प्रॉपर सबसेट होगा, तो ये भी याद रखो। वैसे नोट्स में दिया है, आपको रिवाइज करते रहना है। यहाँ पे उन्होंने 2 रिमार्क दिए। पहले रिमार्क 2 समझो। रिमार्क 2, इफ A is a subset of B, if A is subset of B, we may have B as subset of A। ठीक है, हम हो सकता है कि B भी A का सबसेट हो जाए। तो ये किस केस में होगा? जब दोनों सेट इक्वल आएंगे तब। ठीक है, तो वी मे हैव बी एज ए सबसेट ऑफ ए, अगर दोनों सेट इक्वल है तो वो आ सकता है। लेकिन अगर हमने ऐसा बोला कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो नेचुरली क्या होगा कि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रहेंगे, तो हमें ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ऐसा उल्टा कभी हो ही नहीं सकता। तो वो खाली सबसेट के केस में ही ऐसा हो सकता है उल्टा, ए सबसेट ऑफ बी मिला और बी भी सबसेट ऑफ ए मिला, लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में ऐसा उल्टा कभी नहीं हो सकता। ओके, ये है दूसरा रिमार्क। और रिमार्क नंबर 1 देखो, if A is subset of B, then every element of A is in set B and there is a chance that A may be equal to B। तो इसका मतलब है कि दोनों सेट इक्वल अगर होंगे तभी वो सबसेट कहलाया जाएगा, हो सकता है। लेकिन अगर दोनों सेट इक्वल है तो उस केस में प्रॉपर सबसेट कभी नहीं आएगा। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये मैंने आपको स्लाइड शो में एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर सबसेट के केस में खाली ये वाला केस आता है कि जिसमें एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा रहने चाहिए, दूसरे सेट के एलिमेंट्स कम रहने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों सेट इक्वल ही है तो इक्वल है तो वो एक दूसरे के सबसेट आएंगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट कभी नहीं आ सकते। ये तो डेफिनेशन ही है प्रॉपर सबसेट का। चलो, पावर सेट हमने देखा कि अगर सारे सबसेट का एक सेट बनाया जाए तो वो पावर सेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे ए है इन सेट 0, तो इसमें एक एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कौन कौन से आएंगे? एक आएगा नल सेट और एक आएगा सेट, पूरा सेट इटसेल्फ, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाला तो ये हुआ पावर सेट। तो पावर सेट में आपको पता है कि 2:1 2:n रहते हैं, जितने एलिमेंट सेट में रहेंगे उतना 2 को पावर देना है। ए कॉमा बी है, इसके सबसेट में 4 एलिमेंट आएंगे, सॉरी पावर सेट में 4 एलिमेंट आएंगे। यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ पावर सेट में टोटल 8 एलिमेंट आएंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर सेट में n एलिमेंट्स है तो पावर सेट में 2:n एलिमेंट आते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, और पावर सेट राइटिंग करने के लिए इन्होंने रूल बोला। ये रूल ज़्यादा इतना टेंशन वाला नहीं है। उन्होंने क्या बोला उस रूल में कि सारे सबसेट लिखते वक्त पहले क्या करो, पहले 5 लिखो, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट जो आता है वो लिखो, फिर उसके बाद 2-2 एलिमेंट लिखो, फिर 3-3 एलिमेंट लिखो। जैसे समझो मुझे इसके सबसेट लिखने हैं, तो सबसेट लिखते वक्त पहले 5 लिखो, बाद में एक एक एलिमेंट लिखो, बाद में 2-2 एलिमेंट लिखो और बाद में 3-3 एलिमेंट लिखो, ऐसे। तो ये रूल बताया उन्होंने कि ऐसे करेंगे तो आसान जाएगा पावर सेट लिखने को, तो यही बताया उन्होंने यहाँ पे। सो दैट आई विल नॉट डिस्कस नाउ। ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों सेट में हम रिलेशन कब बना सकते हैं, अगर वो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट है तभी। ओके, देन ओनली वी कैन कंपेयर देम। उनका तुलना, उनका कंपैरिजन तभी कर सकते हैं हम जब वो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट हो तभी। अगर प्रॉपर सबसेट ही नहीं है तो कंपेयर क्या करेंगे? समझो मैंने ऐसा बोला, एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट भी है ABC।
अभी ये इसमें सबसेट ही नहीं है, प्रॉपर सबसेट ही नहीं है, तो कंपेयर क्या करेंगे? दोनों के दोनों अलग अलग सेट है। ओके, तो अगर मुझे कंपैरिजन करना है दोनों सेट का, तो ये दोनों सेट में से कोई एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। ओके, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, ये याद रखो। तो यही उन्होंने बोला है, ये सेट 1 2 है, इसमें 1 2 4 5 है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक करेक्शन करो नोट्स में, अगर आपके सामने है, यहाँ पे सबसेट लिखो। सबसेट होंगे तो क्या होगा, उसमें इक्वल टू वाला केस भी कवर हो जाएगा, जो कि थर्ड एग्जाम्पल में दिया है। तो यही उन्होंने क्लियरली बोला है यहाँ पे, क्लियरली इक्वल सेट्स आर कंपेरेबल, however comparable sets may not be equal। तो यहाँ पे वो नोट्स में करेक्शन कर लो आप, आपके पास पेन है तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल डालो। ऑल राइट, उसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट भी देखा। दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट इन गिवन केस, उसको हम कैपिटल एक्स और कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी ऑपरेशंस ऑन सेट जो है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। और मैं क्या करूँगा, अगले क्लास में हम पूरा डेडिकेट करेंगे, पूरे 6 ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, 6 ऑपरेशन। पहले मैं नोट्स लिख के दूंगा, फिर बाद में हम शीट में आएंगे, जेरोक्स में देखेंगे क्या एक्स्ट्रा दिया है, वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वर्कशीट 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, सो टुडेज होमवर्क इज वर्कशीट नंबर 1। पूरा बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। जिन्होंने सॉल्व किए बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैंने आपको रिप्लाई दिया होगा, खाली ग्रुप पे आपका नाम डालना बच गया, तो वो नाम भी डाल दूंगा। लेकिन याद रखो, अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ कि अगर आपने नोट्स में खाली पीछे देख के आंसर लिखे और कुछ भी स्टेप्स मुझे दिख नहीं रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें स्टेप्स जरूरी है, स्पेशली रूल मेथड वाले जो है ना, इसमें स्टेप्स लिखना जरूरी है। तो अगर मुझे स्टेप्स नहीं दिखते तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अगले क्लास को आने ही नहीं दूंगा। ठीक है, आई विल नॉट अलाउ। और दूसरा अनाउंसमेंट, जिन्होंने फीस पेड नहीं किया है उनको भी मंडे से अलाउ नहीं करेंगे क्लास को। प्लीज पे द फीस एज सुन एज पॉसिबल बाय मंडे। चलो, आज हमने टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट कर लिए डिटेल डिस्कशन के साथ। ऑपरेशंस ऑन सेट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके अलावा किसी को कोई डिस्कस करना है, और किसी को कोई डाउट है आज जो डिस्कस किया उसमें? No, sir. Sir, clever students in your school is set or not? आप ही बोलो। अभी ऐसा हुआ, रामायण खत्म होने के बाद आप पूछ रहे No, sir. रामाची सीता कौन होती? आप ही बोलो, सेट है क्या? No, sir. क्यों नहीं है? फिर उसमें एडजेक्टिव आया है। एडजेक्टिव है मतलब क्या होगा? एडजेक्टिव के कारण क्या हो रहा है उसमें? सर उसमें Can't क्लेवर count that number. एडजेक्टिव आया मतलब उसमें हम जो एलिमेंट्स है, मेंबर्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उनका हम लिस्ट बना पाएंगे क्या? No, sir. नहीं, उसका लिस्ट नहीं बना पाते, इसीलिए वो सेट नहीं है। क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो कुछ स्टूडेंट क्लेवर रहेंगे स्पोर्ट्स में, कुछ स्टूडेंट क्लेवर रहेंगे सब्जेक्ट्स में, कुछ स्टूडेंट बाकी के केस में क्लेवर रह सकते हैं। तो क्लेवर का क्राइटेरिया ही नहीं दिया ना, तो आप लिस्ट ही नहीं बना पाएंगे। उस सेट में कौन कौन आएगा वो हम नहीं बता सकते, तो इसीलिए वो सेट नहीं है। ठीक है,
तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सेट के डेफिनेशन में, अगर एडजेक्टिव यूज किया है तो वो सेट नहीं रहेगा। ओके चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टुमारो दैट इज मंडे का जो लेक्चर है हमारा, अगर होगा मंडे को तो अगले लेक्चर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 34 क्वेश्चन तक किसी को कुछ तो डाउट आएगा, तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चलो डाउट है मतलब सॉल्व कर रहे स्टूडेंट, तो सॉल्व करो तभी डाउट आएगा। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज बायोलॉजी टेस्ट, और अगले लेक्चर में मिलेंगे। चलो बाय।